मैं टैक्सी ड्राइवर था और अक्सर रात के वक्त मैं सुनसान इलाकों में निकल जाता, लेकिन वहां से कोई सवारी मिल जाए तो अच्छी खासी रकम मिल जाती। एक रात एक बहुत हसीन जमील औरत मिल गई। वो मेरी टैक्सी में बैठ गई। नूर उसके चेहरे से बरस रहा था। मैं उसका दीवाना हो गया। जब उसके घर पहुंचे तो कहने लगी, मेरा सामान मेरे घर के अंदर छोड़ दो। मैं जैसे ही उसके घर गया, सब दरवाजे बंद। फिर जो उस औरत ने मेरे साथ किया, मेरे तो औसान ही खता हो गए, क्योंकि वो तो ये बात आज से काफी साल पुरानी है और मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी मैं रातों को डर के जाग जाता हूँ और मुझे एक बीमारी भी हो गई है जिसमें मैं किसी बंद जगह जैसे कमरे में भी ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। एक रात और चंद घंटों के लिए मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर डाली, क्योंकि उस रात मैं एक औरत से मिला था जो एक मेरा नाम जहीर है। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल थी। मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। यही कहना मुनासिब होगा कि मैं एक लालची इंसान था, क्योंकि मैं दिन रात टैक्सी चलाया करता था। दरअसल मैं एक पख्तून कबीले से था, जिसमें अक्सर लड़कों ने शादी करनी हो तो वो लड़की के लिए जहेज यानी एक घर का सामान, सोना, सब कुछ खुद बनाता है, वरना उसे कोई रिश्ता नहीं देता। अगर मैं गरीब से गरीब घर से भी लड़की लाता तब भी 3 से 4 लाख का खर्चा था। इसलिए पैसे जमा कर रहा था, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं था। इसलिए जो करना था खुद ही करना था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत सुनसान इलाके में चला गया, जहां रात के वक्त मुझे एक सवारी मिली। वो एक आदमी था जो बहुत जल्दी में था। रात का वक्त था। उसने कहा कि मुझे सदर जाना है, तुम जितने चाहे पैसे ले लो। उसने आते ही बात ही ऐसी की कि मेरे दिल में भी लालच आ गया और मैंने 4 गुना पैसे बता दिए। उसने ही अगले पल कहा ठीक है, और गाड़ी में बैठ गया। ना कोई बहस की, ना कोई झगड़ा। मैंने एक ही घंटे में इतने पैसे बना लिए जितने मैं पूरे दिन में नहीं बनाता था। मैं बहुत खुश हो गया और अब सोचने लगा कि आइंदा ऐसे ही इलाकों से सवारी उठाया करूंगा। लोग मजबूरी में मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। अब मैंने रूटीन बना ली कि अपने दिन भर का काम शहर में करता और रात को टैक्सी लेकर दूर दराज इलाकों में निकल जाता। मुझे आज भी वो रात याद है। उस रात आसमान में चांद नहीं था, इसलिए आसपास बहुत अंधेरा था। कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वैसे इस तरह यहाँ आना बेवकूफी भी साबित हो सकती थी कि मेरा बहुत टाइम जाया हो जाता और मुझे कोई भी सवारी ना मिलती। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मुझे एक ही अच्छी सवारी मिल जाती तो मेरे पूरे दिन की दिहाड़ी बना देती। मैं इधर उधर फिर रहा था। रास्ते मजीद सुनसान होते जा रहे थे। उन रास्तों पर इस टाइम कौन हो सकता था? लेकिन फिर मुझे दूर से कुछ दिखाई दिया। वो एक सफेद रंग का वजूद जैसा लग रहा था। किसी ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। मैंने गाड़ी उसके सिमत घुमा दी तो वो भी मेरी गाड़ी की तरफ बहुत जल्दी में बढ़ा। लेकिन जब मैं करीब पहुंचा तो जाना कि वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और सफेद कपड़ों में उसका चेहरा भी तकरीबन सफेद ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई हूर आसमान से उतर आई है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। आजकल मेरी शादी नहीं हो रही थी। रात को औरतों के बारे में सोचता रहता था। सोचता था कि बीवी होगी, ख्याल करेगी, घर जाऊंगा तो परेशान होकर मेरी तरफ बढ़ेगी और कहेगी कितनी देर लगा दी, पता नहीं कहाँ लगा दी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। खैर, उस औरत ने मेरी तरफ एक बैग बढ़ाया। पता नहीं उसमें बैग में क्या डाल रखा था। अगर आप घर के सारे कपड़े भी उस बैग में डाल लो तब भी कोई बैग इतना भारी नहीं होता। शायद उसके अंदर पत्थर थे। अजीब बात है कि रात के टाइम पत्थर लेके कहाँ जा रही थी। खैर, मैंने बैग गाड़ी में रखा और मैंने गाड़ी चला दी। उसके वजूद से बहुत ही दिलनशीन खुशबू आ रही थी। सारी गाड़ी में खुशबू फैल चुकी थी। ये खुशबू ऐसी थी कि मुझे इस खुशबू से नींद आ रही थी। ऐसी नींद कि जैसे मैं बहुत सुकून से सोना चाहता हूँ, लेकिन मैं सो नहीं सकता था। अभी तो मुझे उसे लेकर जाना था। बीवियों की इस तरह की हरकतें ही तो मर्दों को अच्छी लगती हैं कि कोई उनका इंतजार करे, उनके लिए तैयार हो, उससे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, छोटी छोटी बातें उनसे करे। उनकी ये अदाएं ही मर्द को भा जाती हैं और उन्हें सब चीजों को वो शादी का सुख कहता है। घर में औरत होना बहुत बड़ी बात होती है। औरत से ही घर बनता है। मैं तो उसे देखकर ही कहीं खो सा गया,
ये भी भूल गया कि वो कुछ पूछ रही थी। फिर मैं उसकी तरफ मतवज्जो हुआ, जैसे अचानक से ही मुझे होश आ गया और मैंने कहा कि आपने कहाँ जाना है। उसने वहां से बहुत दूर दराज इलाके का पता बताया। ये इस शहर की आखिरी कॉलोनी थी। यूं समझे कि हम शहर के कोने में थे और उसे दूसरे कोने में जाना था। वो औरत बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी से डर रही हो। उसके चेहरे से लग रहा था कि बहुत ज्यादा परेशान है। उसके साथ एक बैग भी था जो बहुत ज्यादा बड़ा था। उसने दुपट्टा तो सर पर रखा था और अपनी तरफ से नकाब भी, लेकिन उसका सारा चेहरा नजर आ रहा था। काली रात में सफेद कपड़े और सफेद चेहरा चमक रहा था। उसे देखते ही मेरे दिल में कुछ होने लगा। मैंने कहा कि जिस जगह जाने का आप कह रही हैं वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं 5,000 रुपए लूंगा, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। वो मेरी बातों से तंग आकर बोली कि मैं तुम्हें 5 नहीं 10,000 रुपए दूंगी, पर अभी चलो यहाँ से, खुदा के लिए जल्दी चलो। 10,000 का नाम सुनकर मैं खुश हो गया। 10,000 तो मैं तब लेता था जब मुझे किसी को दूसरे शहर ले जाना होता था, और यहाँ में सिर्फ 2 घंटे के फासले के 10,000 मुझे मिल रहे थे। तो मुझे क्या मसला था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और कहने लगी कि मेरा सामान भी गाड़ी में रख दो। उसके साथ एक बहुत बड़ा संदूक था। इतना बड़ा संदूक तो मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा था। बहुत ही मजबूत लग रहा था, शायद उसने किसी बाहर के मुल्क से लिया था। कहने लगी कि जल्दी करो, क्या देख रहे हो, इसे गाड़ी में रखो, ये भी मेरे साथ जाएगा। मैंने कहा ये तो बड़ा भारी है, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। तो उसने कहा कि मैं भी तो इसे उठा कर लाई हूँ, अब यहाँ पर क्या 4 बंदे तलाश करोगे, जल्दी करो इस बैग को उठाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बैग को उठाया, यूं समझे कि अपना सारा जोर लगा दिया, और 2 मिनट में ही मेरी सांसें फूलने लगी, जैसे मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आया हूँ। सोचने लगा कि 10,000 रुपया ले रहा हूँ तो हलाल भी करना पड़ेगा। टैक्सी चलाने वालों की आदत होती है कि कभी कभी कोई पैसेंजर उनके साथ बैठ जाए तो उससे बात जरूर करते हैं। अभी तो रात का वक्त था, इस खामोशी से मुझे उलझन हो रही थी। मैंने कहा कि रात के वक्त क्या कर रही थी आप इतनी दूर। तो कहने लगी तुम्हें इससे क्या है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल रहे हैं ना, तो बस तुम मुझे उस जगह पर छोड़ दो, मुझसे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा और पहले ही 10,000 रुपए निकाल कर आगे वाली सीट पर फेंक दिए। मैंने कहा अब तो गुस्सा ही हो गई है, मैं तो यूं ही आपसे पूछ रहा था। 2 घंटे का सफर है, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो सफर कैसे कटेगा। क्यों, तुम मेरे मामू के बेटे हो जो मैं तुम्हारे साथ बातें करूं। इस बात पर मैं खिलखिला कर हंस दिया और मैंने कहा यही तो बात है कि मैं आपका मामू का बेटा नहीं हूं और आप जिंदगी में दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए अगर आप मुझसे थोड़ी सी बात कर लेंगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो आपसे दोबारा कभी मिलना नहीं है और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। कभी कभी गैरों से बात करना अपनों से बात करने से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते, आपके बारे में जानते नहीं है और आपकी बातें किसी और को नहीं बताते हैं। इस पर वो खामोश होगी और कहने लगी कि मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा है। खैर, अब मैं चुपचाप और तेज गाड़ी चला रहा था ताकि हम जल्दी वहां पहुंच जाएं। पहले ही रात के 12 बज रहे थे। 2 बजे तो हमने वहां पहुंचना था और मुझे वहां से आते हुए सुबह हो जानी थी। लेकिन 10,000 रुपए भी तो मेरे हाथ में आ चुके थे। 10,000 तो मैं 1 हफ्ते में नहीं बना सकता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश था और मेरे होंठों पर एक गाना था जिसे मैं गुनगुनाने लगा। अगले ही पल उसने मुझे टोक दिया और कहा कि ये गाना मत गाओ। मैंने कहा क्यों, आपको ये गाना पसंद नहीं है? इस गाने में प्यार मोहब्बत की बातें हैं। तो कहने लगी कि इसलिए तो मुझे ये गाना पसंद नहीं है, मुझे मोहब्बत से नफरत है। मैं हैरान हो गया और मैंने कहा कि आप पहली इंसान हैं जिसको मोहब्बत से ही नफरत है। तो कहने लगी कि इंसान इसी काबिल होता है, इंसान किसी से कभी मोहब्बत नहीं करता, वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। इंसानों की जात ही ऐसी होती है, उनको सिर्फ अपने मतलब अजीज होते हैं, मतलब निकाल कर लोगों को फेंक दिया करते हैं। इंसान को अल्लाह ने सजा देने की खातिर ही तो इस दुनिया में भेजा था, फिर भी उसे अपनी जिंदगी सजा जैसी नहीं लगती। लोगों से कहता फिरता है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जब सजा में है तो फिर आसानी कहाँ से आएगी? अमीर से अमीर इंसान भी पूरी तरह मुतमईन नहीं होता, यही इंसान की सजा है। इंसानों से तो मेरी तौबा। मैं इस बात पर हंस दिया और मैंने कहा कि आप भी तो इंसान हैं, लेकिन उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। टैक्सी में फिर अजीब तरह की खामोशी छा गई। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। इतनी रात को उसका उन सुनसान इलाके में क्या काम था? और अब जहाँ जा रही थी वो इलाका भी शहर से काफी दूर था। वहां पे सिर्फ 2-4 ही घर थे। उसका मोबाइल बजा और उसने बात करना शुरू कर दी और उसने ऐसी बातें करना शुरू की, मैं डरने लगा। वो अजीब और गरीब किस्म की बातें कर रही थी। क्या जरूरत है तुमको इस टाइम कॉल करने की?
हो गया था तुम्हारा काम, तभी तो गई थी, वरना रात को क्यों निकलती घर से? नहीं, मैंने क्यों डरना था? डरते तो वो लोग हैं जो इस दुनिया में किसी को जानते नहीं है। मैं तो एक एक इंसान को जानती हूँ। मुझे किसी से डरने की भला क्या जरूरत है? वैसे भी उनको मुझसे डरना चाहिए। मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। जब उस औरत ने ये कहा कि लोगों को मुझसे डरना चाहिए, तो मैं हैरान रह गया कि उससे क्यों डरना चाहिए था। वो तो इतनी नाजुक सी प्यारी सी लड़की थी, उसको नुकसान पहुंचाना तो बहुत आसान था, पर ये बदले में तो मक्खी भी नहीं मार सकती, तो किसी को क्या तकलीफ पहुंचाएगी। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा था तो कहने लगी कि हाँ, उसका काम मैंने तमाम कर दिया था। ये बात सुनकर मेरा पांव अचानक ब्रेक पे पड़ गया। वो गुस्से से चिल्लाई, क्या हो गया है? अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? तो मैंने कहा कि नहीं, वो सामने जानवर आ गया था, इसलिए नजर नहीं आया। उसने पूछा कि नजर नहीं आया? मैंने कहा कि हाँ, गुजर गया है, या शायद मेरा वहम था। उसने कहा कि सीधी तरह गाड़ी चलाओ, कभी बातें करते हो, कभी गाने गाते हो और कभी अचानक से गाड़ी रोक देते हो। अगर अपनी जान प्यारी है तो इस तरह की हरकतें मत करो। मैंने कहा बीबी, मैं आपको यहीं पर उतार देता हूँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो अचानक से उसका लहजा बदल गया। कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब मैंने सोच लिया कि मैंने चुप करके गाड़ी चलानी है, इससे कोई बात नहीं करूंगा। इसको इसके घर छोड़ के अपने पैसे लेकर वहां से निकल जाऊंगा, किसी अच्छी जगह जाकर नाश्ता करूंगा और घर जाके सो जाऊंगा। मैंने प्लान कर लिया था अपने ही दिमाग में। उसका घर आ गया तो उसका घर देख के मैं हैरान रह गया। इतना बड़ा घर था, उसके पास 4 गाड़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन ये टैक्सियों में धक्के खा रही थी। मैंने गाड़ी रोक दी और अपने दिमाग में सोचने लगा कि इसका फिर से वही भारी भरकम मुझे दोबारा बैग उठाना पड़ेगा और फिर मेरी कमर टूटेगी। लेकिन मैंने कौन सा उसे उठा कर फिरना था, पता नहीं इस बैग के अंदर क्या था। खैर, उसको उठा लिया। उसको ऊपर उठाना ही था क्योंकि इस पर पहिए तो लगे नहीं थे। मैंने उसे थोड़ा सा घसीटा तो वो औरत मेरे पीछे पड़ गई। कहने लगी, क्या हो गया है? इस तरह सामान खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा। इसे हवा में उठा के रखो, जमीन पर नहीं घसीटना। मैं उस बैग को उठाकर उस जगह से घर के अंदर ले गया तो सोचा कि बस मेरी जान छूट गई है। लेकिन वो इसको अंदर ले जाकर वहां से एक और कमरे में ले जाने का कह रही थी। नौकर क्या और नखरा क्या, उसके कमरे में बैग ले गया। कमरे में बहुत अंधेरा था, लेकिन उसके बाद वहां जो हुआ, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसने अचानक से दरवाजे को बंद कर दिया और मैं कमरे के अंदर ही था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मुझे लगा कि हवा से बंद हो गया है, जबकि मैंने देख लिया था कि दरवाजा उसने खुद बंद किया है। मैंने कहा कि वो दरवाजा बंद हो गया तो कहने लगी, दरवाजे को बंद ही रहने दो। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जबकि सारे रास्ते मुझे इस तरह से बातें सुना रही थी जैसे उसने मुझे 10,000 देकर खरीद लिया हो। अब अचानक से बहुत प्यार से बात कर रही थी। मैंने कहा कि मैंने आपका सामान रख दिया है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि उसके इतने बड़े घर में और कोई भी नहीं था, जबकि जिन लोगों को इतने बड़े बड़े घर होते हैं वो घर के बाहर कोई चौकीदार जरूर बिठाया करते हैं, घर में कोई नौकर ही नजर आ जाता है। लेकिन इसके पूरे घर में कोई भी नहीं था। कमरे का दरवाजा भी उसने बंद कर दिया था। लेकिन जब उसने कमरे की लाइट ऑन की तो सामने का मंजर देख के मैं हैरान रह गया। उस कमरे में इसी तरह के बहुत सारे बैग पड़े हुए थे, इतने बड़े बैग कि इस एक बैग के अंदर एक पूरा आदमी आ सकता था। उसने सारा कमरा उन बैगों से भरा हुआ था। ऐसा भी उसके पास क्या सामान था जिसको उसने इस बैग में डालकर एक पूरा कमरा ही भरा हुआ था। मैं सच कहूं तो मैं पूरी तरह डरा हुआ था। मैं जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, यहाँ पर आना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत मुश्किल काम है। मैं बुरी तरह डर गया और अब तो मेरे हाथ पांव भी कांपने लगे थे। मैंने कहा, देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। तुमने कहा मुझे घर छोड़ दो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पैसे भी मैंने तुम्हें कम बताए, तुमने खुद ही ज्यादा पैसे दिए। मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, कोई गलत बयानी नहीं की है, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे जाना है यहाँ से। उसने 2 पल मेरी शक्ल देखी और फिर कहा कि अच्छा ठीक है, चले जाओ यहाँ से। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा कि मुझे सर पर अचानक से वार महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे बुरी तरह से मारा है और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं घर के एक ऐसे कमरे में था जो मैंने पहले नहीं देखा था। इस कमरे में कोई भी चीज नहीं पड़ी थी, एक भी चीज नहीं। यहाँ कोई खिड़की भी नहीं थी, ना दरवाजा, ना रोशनदान, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी और एक छोटा सा दरवाजा था जिससे अंदर आया था। वो तो मुझे यहाँ पर बंद करके भूल गई थी, उसने मुझे कैद कर दिया था। ऐसा करने से उसका क्या मकसद था? मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं पूरी तरह डर गया, मेरी सांस फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ और आखिरी सांसें ले रहा हूँ।
कि मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आने वाला था। मेरे घर में भी कोई नहीं रहता था जिसको एहसास होता कि मैं अभी तक घर नहीं आया और मुझे तलाश करने के लिए आता। अगर मुझे तलाश करता भी तो कैसे करता, और ये इलाका तो बहुत दूर था और यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आया था। मुझे इतनी चालाकी से यहाँ बंद करने वाली कैसे मेरा फोन मेरे पास छोड़ देती। मेरा फोन क्या, मेरा पर्स भी मेरे पास नहीं था। अब मैं डर गया क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे मेरी लालच की सजा मिली थी। मुझे ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए था। मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए था। 10,000 रुपए में मैंने मुसीबत खरीद ली थी और अब ये 10,000 की मुसीबत मेरे गले का तौक बन गई थी। वो औरत तो पहले ही मुझे कुछ अजीब लग रही थी, पता नहीं फोन पर भी किसी से ऐसे बातें करी थी। अब मेरे साथ क्या करने वाली थी। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन जब कोई किसी को यूं कैद कर सकता है तो फिर उसके लिए खाना भी लाता है, उससे बोलता भी है, उसको आकर बताता भी है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों कैद किया है। कोई ना कोई बात तो होती है। ऐसे कोई किसी को कैद करके भूल नहीं जाता। लेकिन ये तो वाकई मुझे बंद करके भूल गई थी। पता नहीं कब दिन से रात, रात से सुबह और सुबह से शाम और फिर रात ना जाने कब हो गई थी। मैं अंदर ही पड़ा हुआ था। अब मुझे प्यास लग रही थी। इस कमरे में प्यास से मेरा बुरा हाल था। मैंने आवाजें भी दी, मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे दरवाजा खोला जा सके। अब मेरे दिमाग ने थोड़ा काम करना शुरू किया और मैंने सोचा कि जैसे ही कोई अंदर आएगा मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा और अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर दूंगा। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। या तो मैं उसे दबोच लूंगा या फिर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन हाथ पे हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकता था। दरवाजे के आसपास ही मंडलाने लगा कि कोई तो अंदर आएगा, तो मैंने वैसे भी मर जाना था और शायद 2 दिन मुझे इस कमरे में हो चुके थे। मेरे अंदर ताकत बहुत ही कम बची थी। मैं प्यास से निढाल था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और कहा कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर आज भी तुमने कुछ न किया तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं दरवाजे के पीछे छुप गया, यानी दरवाजा खुले तो मैं सामने नजर ना हूं। दरवाजा खुला और वो औरत अंदर आई। मुझे सामने ना पाकर वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई और यही मौका था। मैंने दरवाजा बंद किया, उस औरत पर हमला कर दिया, उसे दबोच दिया और बाहर दरवाजा खोलकर निकल गया। वो औरत कमरे में ही थी जब मैंने उसे बंद कर दिया। मैं फौरन किचन की तरफ भागा, जल्दी जल्दी पानी पिया। कमरे में कोई भी नहीं था। फोन की तरफ बढ़ा और पुलिस को फोन कर दिया। अपने एक दोस्त को भी कॉल की, वो भी आ गया। वो एक बार फिर दरवाजा पीट रही थी और अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही थी, जैसे वो एक औरत नहीं बल्कि 3-4 औरतें हैं जो एक साथ मिलकर चिल्ला रही हैं। इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी कि अब उसका अपना हाल चिल्ला चिल्ला कर बुरा हो गया था। मुझे धमकी दे रही थी। मैं वाकई डर रहा था। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और फिर पुलिस ने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि ये एक पागल औरत है जो इसी तरह अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसा कर घर में लाती है और हर किसी को कैद कर देती है और उन बैग के अंदर जगह जगह से पत्थर उठाकर जमा करती है और ये बैग साथ इसलिए रखती है ताकि ऐसा लगे कि ये औरत कहीं गई थी और उसके साथ सामान है और किसी को शक ना हो। पत्थर जमा करना भी उसकी बीमारी का हिस्सा है। लोग कहते हैं कि ज़हनी तवाज़ुन खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको ये काम करके खुशी मिलती है। इस औरत के बारे में 2-3 साल पहले भी एक केस रिपोर्ट हुआ था और हमने इस घर को ताला लगा दिया था। इस औरत को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया था। हम हैरान है कि ये कैसे बाहर निकली और इस घर की चाबी उसने कहां से ली और फिर इस घर को आबाद कैसे कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये घर उसका अपना ही था क्योंकि उसके माँ बाप बहुत अमीर थे। ये उनकी इकलौती औलाद थी। इसकी शादी भी हुई थी लेकिन 3 महीने बाद इसे तलाक हो गई। इसके बाद इसका शौहर, इसके माँ बाप कहाँ गए कोई भी नहीं जानता। खैर ये सब सुनकर मैं हैरान तो हुआ लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था। मुझे अस्पताल ले जाया गया और मुझे अपनी तबीयत बहाल करने में 3-4 दिन लग गए। उसके बाद से मैंने लालच का ख्याल दिल से निकाल दिया। अब मैं शहर में ही टैक्सी चलाता हूँ, वहां से सवारियां लेता हूँ जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा दूर जाना होता है। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता और रूखी सूखी मिलती है उसी में गुजारा करता हूँ। जिंदगी बड़ी अजीब है। कब हमारे साथ क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। इस औरत को देखकर पल को ऐसा भी लगता है कि ये एक पागल है, लेकिन इसने मेरे साथ जो किया, अगर मैं वक्त पर अपना दिमाग ना चलाता तो उसी कमरे में पड़े हुए मर जाता और किसी को पता भी नहीं चलना था। मुझे नफ्सियाती बीमारी हो गई है पर मेरी जिंदगी बच गई। इस औरत के साथ क्या हुआ था कि ये इस मकाम पर पहुंची, इसके माँ बाप कहाँ थे, इसका साबका शौहर किधर था, ये बात किसी को भी नहीं पता थी और मुझे भी पता नहीं चली। अब उसको औरतों के एक सेंटर में डाल दिया गया है जहां पर उसको कैद में रखा जाता है ताकि ये बाहर ना निकले और उसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन अक्सर कहते हैं कि उसका इलाज कामयाब नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक स्टेज तक पहुंच चुकी है। इसलिए यही दुआ है कि अल्लाह उसके लिए बेहतरी करे
लेकिन मैंने सबक सीख लिया है और अब लालच को अपने दिल से निकाल दिया है।